रोल साउंड। नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेब सीरीज 11/11 की स्टारकास्ट राघव, उमेश सर, धैर्य और कृतिका मैम। थैंक यू जैन जी। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं राघव आपसे ही सवाल करूंगा कि मैंने ट्रेलर देखा, लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि अभी इस आदमी को मैंने अभी सिनेमा घर में देखा था इतनी मारकाट में जाते हुए और ये यहाँ पे एक अलग ही अवतार में है। वो मैं अपना क्या है कि कर्मा जो है वो घूम के आता है, तो मैंने इसी जन्म में समझ लिया कि यार इतना मारकाट अच्छा नहीं है मेरी ऑडियंस के लिए। जो थोड़ी बहुत बच्चे ऑडियंस फैन थे वो भी निकल गए उस वजह से, तो अभी वापस अच्छा बच्चा बन जाओ किसी तरह। और मेरी मम्मी ने जब वो फिल्म देखी थी तो मम्मी ने मुझे फिल्म देख के कहा था कि तूने तो कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो सर आए पीछे से, सर ने बोला टेंशन मतलब 1 महीने बाद इसकी इमेज पूरी सुधार दूंगा। 11/11 आने वाली है। ये राघव इमेज सुधारो अभियान का हम सब हिस्सा बने हैं। मैं पिछले कुछ 3-4 साल से इमेज ही सुधार रहा हूँ। मेरे को एक्टिंग कैसे शौक नहीं है, ये भी सुधार रहा हूँ। तो ये है बस। तो आप लोगों ने भी देखी राघव की मूवी? बिल्कुल। हम तो ये इसकी शूट खत्म कर चुके थे, उसके बाद ऑब्वियसली जब फिल्म रिलीज हुई है इंडिया में तो हमने प्रीमियर में जाके ताली वाली बजाई, सीटी बजाई। तो आपको ये नहीं लगा कि कितना वहशी आदमी हमारे साथ शूटिंग कर रहा था? सर मैं डर गई थी। देखा हुआ था मैं स्क्रीनिंग के बाद मैं दोबारा हग करने गई, मुझे डर लग रहा था। नहीं, बहुत ही कन्विंसिंग। तो अभी ये इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा मैं वनरेबल सा हूँ, डरा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा वनरेबल ऐसा पुलिस ऑफिसर सर आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखोगे जो मेरे को इसमें हूँ। तो उसमें जो एक फैंटेसी थ्रिलर है और एक मतलब अलग तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी कभी आपने महसूस किया कि इस तरीके की घटनाएं आपके साथ कभी घटी? आपने किया? मैंने एक बार किया है सर। मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था एक बार। मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने बताया भाई है बहुत बार सबको, लेकिन उसमें क्या हुआ था, मैं आया था, सोया, 5 मिनट बाद मुझे खुद की बॉडी दिखी, ऐसा लगा सपने में हूँ। और साथ में मेरा एक मैनेजर असिस्टेंट होता था, वो सोता था नीचे ही ज़मीन पे। तो मैं किसी तरह उठा क्योंकि मुझे लगा सपना है। मैं फिर जब सोया तो फिर मैं उठा हुआ, मेरे को अपनी बॉडी दिख रही है और मैं थोड़ा फ्लोट सा कर रहा था, और फिर उसने करवट लिया सपने मेरे, तो मैंने करवट लिया, फिर मैं किसी तरह फिर वापस जब बॉडी मेरे में, तो मैं उठा तो उसने करवट लिया हुआ था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, तब मुझे मतलब भी नहीं पता था इसका। मैं फिर जब सोया फिर मैं बाहर हूँ, तो मैंने देखा ये पंखा भी वैसे ही चल रहा है, सब घर वैसे ही, बस थोड़ा सा अलग दिख रहा था, सब ऐसे अलग सा दिख रहा था। फिर मैं उठा, फिर मैंने लैपटॉप में पूरे टाइम सर्च किया इसके बारे में, फिर बहुतों के एक्सपीरियंसेस देखे कि होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट करते हैं इस एक्सपीरियंस को। तो वो मेरे साथ एक बार हुआ है बस, फर्स्ट वंस इन लाइफ, ऐसा हाँ बार बार नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ बार बार हो, तो बिना वीज़ा के अमेरिका घूमूं, रात भर घूम के फिर वापस आ जाऊँ। तो तेरा टाइम ट्रैवल अलग ही लेवल का चलेगा। हाँ, रोज रियल ट्रैवल चल रहा है। कहाँ जा रहा है? आज अमेरिका का मन है यार। बिना वीज़ा के 11/11 अपना टाइम स्क्वायर पे। सर आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया? ये मेरे ख्याल से सिर्फ मेरी बात नहीं है और हम लोग की बात नहीं है, ये सब लोग की बात है। मतलब सब लोग की जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। सिर्फ ये कि आप इस स्थिति को या इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को कब आपके अंदर अवेयरनेस आती है कि आपको लगे कि ये, जैसे इसने बताया अभी, तो एक गजब का मतलब भयंकर एक्सपीरियंस है। तो ये सबके साथ होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये घटना तो मेरे साथ हो चुकी है पहले, डेजा वू जिसको बोलते हैं, कि ये तो मेरे साथ हो चुका है, ये क्या हो रहा है, ये मैंने पहले देखा हुआ है। तो ये डेजा वू तो बहुत लोगों के साथ होता है। मैं एक बार इसी हम लोगों ने ये जो सीरीज़ है 11/11, ये देहरादून और मसूरी में शूट किया। एंड उत्तराखंड देवभूमि है, मेरा प्रदेश भी है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ तो बहुत मिस्टेक इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसी फिल्म, ये हमने हरिद्वार में भी शूटिंग की है इसकी, ऋषिकेश में भी की है। तो मैं गंगा के किनारे बैठ करके मैंने थोड़ी सी मतलब आँख बंद की और थोड़ा मेडिटेशन में चला गया। तो मुझे सडनली लगा, पहले मुझे वो आवाज़ सुनाई दी गंगा जी की, उसके बाद मुझे सडनली लगा कि देयर इज़ दिस ह्यूज सॉर्ट ऑफ अ वास्टनेस
जिसके अंदर मैं खोता सा जा रहा हूँ. So it was a depth and it was as if, suddenly everything, there was something huge, undefined, and I am part of it. और वो enlightenment या ऐसी कोई feeling नहीं थी कि वो एक suddenly मुझे डर लगा. मेरे ख्याल से शायद अर्जुन को उसी तरह का डर लगा होगा जब विराट रूप देखा होगा. तो मुझे वो डर लगा कि ये कहीं मुझे मतलब सब गंगा जी समेट न ले अपने आप. तो इस टाइप की एक फीलिंग हुई. देन these are the moments which make you realize जो 11/11 का कॉन्सेप्ट है कि समय एक भ्रम है और पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ प्रेजेंट है. एंड बेसिकली एक जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो कि सिर्फ आप जो है एक प्योर कॉन्शियसनेस है. तो और सब कुछ कनेक्टेड है. तो आई थिंक ऐसी फीलिंग ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें पता चलती है. तो यही एक कॉन्सेप्ट है 11/11 का, जो सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें मिल जाती हैं कुछ विदाउट एनी कॉज एंड इफेक्ट और चमत्कार होने लगते हैं. तो दिस इज द मिस्टिसिज्म जो 11/11 में है. एंड इसके अलावा मिस्ट्री और थ्रिल है. जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो मजा आता है. वाह यार, पूरा इंटरव्यू खत्म कर दिया सर ने. सब बता दिया. चलो जल्दी हो रही है ना सर. आपने भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ मैसेज किया कभी? सवाल बता इतना पास करना चाहूंगा 11/11 अब वो जैसे सर ने बोला ना, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए. आई होप वो अवेयरनेस आए मुझ में कि मैं ये एक्सपीरियंस कर पाऊं. वो जो बोल रहा है ना बिना वीजा के ट्रैवल करे, हम भी करना चाहते हैं. मैम आपने ये तो सर ये फिलॉसफी तो है ही बहुत फैसिनेटिंग, बट आप देखिए ह्यूमन माइंड कितना फैसिनेटिंग है. अगर हम किसी चीज में विश्वास डालें तो हमें वो चीजें ज्यादा दिखने लग जाती हैं. वो एक इसी को तो मैनिफेस्टेशन शायद कहते हैं. मतलब कि आप उसको स्पिरिचुअल तरीके से देख लीजिए या लॉजिकल तरीके से. इट्स जस्ट बिलीफ. अब जैसे जब से हम लोग जुड़े हैं 11/11 से और जब से हम शो की बातें कर रहे हैं, बाहर आने वाला है, तब से बार बार घड़ी में 11/11 दिखता रहता है. बचता तो पहले भी दिन में 2 बार था, पर अब ज्यादा दिखता है. तो अब लगता है कि कुछ स्पेशल है. एक अलग सा कनेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन हो गया है. तो इट्स जो सर पहले भी कह रहे थे कि मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, वो वाली बात है. तो आपने जैसे इसकी शूटिंग मसूरी में की, उत्तराखंड की और भी लोकेशंस पे की, तो कई बार क्या होता है इस तरह की जब शूटिंग हो रही होती है तो वहाँ पे स्टार कास्ट साथी लोग कुछ प्रैंक करते हैं या कुछ इस तरीके की चीज होती है. कभी इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस वहाँ हमने पे? क्या मतलब प्लान करते हैं, मतलब प्रैंक करते हैं. अच्छा प्रैंक ये Prank क्या ही master हुआ है हमारे कि कोने में बैठा हमारा हुआ है. एक्सपीरियंस ही इतना लाजवाब था शूटिंग का, क्योंकि उधर एक तो आउटडोर्स ऑलरेडी बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है शूट करना है. कोई भी लोकेशन में, रियल लोकेशन में अगर आप कर रहे हैं, और वहाँ पर कभी हम पहाड़ की चोटी में शूट कर रहे हैं, तो अगर हम प्रैंक करेंगे तो हमारे साथ ही प्रैंक हो जाएगा. सर हमारे साथ प्रैंक करे थे, ऐसी ऐसा लग रहा है. लोकेशन थी वो कि हम किसी के साथ प्रैंक करने जाएंगे तो हमारे साथ ही प्रैंक हो जाएगा वो, क्योंकि 1000 फुट की खाई है नीचे, ऊपर हमारे चल रही ठंडी शीत लहर है ना. -2 डिग्रीज -4 डिग्रीज में शूट किया है. उसमें क्या है, अपने आप हंसी आती है क्योंकि मौसम प्रैंक कर रहा होता है, तो अब हंसी आती नहीं. हंसता रहता है इंसान, क्यों कुछ नहीं की ठंड लग रही है, मजा आ रहा है, आग जल रही है, अच्छा शूट भी करना है, वो लेना है. हालांकि तो नेचर ने हमारे साथ बहुत प्रैंक्स ऐसे वाले खेले. फिर गरम गरम चाय पी ली, बन टिक्की खा ली, थोड़ा सा वो सब किया है. हम बटर चिकन वगैरह खाने गए थे प्रेसिडेंट होटल और वो सब चीजें की हैं. एक रात को मैं दोस्तों के यहाँ से पार्टी करके आ रहा था, क्योंकि देहरादून मेरा ही घर है, तो डायरेक्ट पार्टी करके अगले दिन शूट करना था मुझे. तो रास्ते मुझे ये मिला, भाई यहाँ पे मसाज मिलेगी. मसाज मतलब दर्द हो रहा था इसके साथ, याद है तेरे को होटल वो एक्शन सीक्वेंस के बाद. और मैं पार्टी करके आ रहा था, अपना सीरियस एकदम सीन वो करके आ रहा था. मैं बहुत गिल्ट में रहता था इसके साथ, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा था. मेरे दोस्त लोग मुझे कंसंट्रेट करने दे नहीं रहे थे. ठीक है, तो बहुत गलत बात है यार बच्चों, ये गलत है. तो मैं इसको देखा तो मैंने बोला कि मसाज यार कहीं यार इधर यू गेट दिस थेरेपी हेयर, वो जो क्या बोलते हैं उसे, फिजियोथेरेपी कुछ मसाज मिलेगी. मैंने कहा तू ऊपर आ, मेरे को ऐसी मसाज देता हूँ तेरा सब दर्द गायब हो जाएगा. नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मशीन में अक्षय कुमार को कॉल करा दूंगा, कॉफी पिलाता हूँ. तो वो ऐसे भागा था मुझसे. तो तब मैं समझ गया था कि एक मौसम और सिचुएशन और सीरीज ही इतनी डिफिकल्ट है. आगे जाके डायरेक्टर भी बनेगा. तो जैसा कहते हैं ना कि आप किसी के इलाके में पहुंच जाते हैं, तो आप राघव के इलाके में थे. सर मेरा खुद का घर है वो.
मैं 12 साल बड़ा हूँ देहरादून में, पढ़ाई ये भी करी वहीं मैंने। से है? मैं भी वहीं से हूँ। मेरे तो मगर homecoming उन्होंने थी। आपको ज्यादा गाइड किया ना उन्होंने? नहीं, गाइड guide नहीं नहीं। करा सर, वो तो बस क्या कहते हैं, प्रैंकस्टर पूछा था ना आपने सर, हाँ, वो है। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि प्रैंक कर रहे हैं कि नहीं कर Real हो रहे रहा हैं। है। हाँ। और पर मैम मुझे इंट्रोड्यूस कराया जी। है इन सब लोगों ने, सभी लोगों का देहरादून से कनेक्शन है। बिल्कुल। मुझे पहली बार मौका मिला इतना टाइम वहाँ स्पेंड करने का शूट के दौरान, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मतलब मैं वापस नहीं आना चाहती थी। एक तो ऑन लोकेशन शूट करने का मजा ही अलग है, मुंबई में वो बात है ही नहीं। बाहर कहीं जाके करो तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि कोई नई जिंदगी जीनी शुरू कर दी आप, थोड़े दिनों के लिए आप एक नोमैड लाइफ जीते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। मगर जैसे बताया सर ने अभी कि मतलब बहुत माइनस टेम्परेचर भी था कई बार, जी, तो जी। कोई डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहा होगा उस बारे में? जी बिल्कुल, हमने काफ़ी ठंड में बारिश के सीन भी किए हैं। रात को, वो भी पूरी रात भर हम बारिश में भीगते रहे, और जब कट होता था तो भाग के आग के पास खड़े हो जाते थे, फिर भीगते थे। तो इस तरह से कई सीन्स हुए। कई बार मैंने नई नई मैनुअल गाड़ी चलानी सीखी शो के लिए, और वो अपहिल चलानी पड़ती थी, तो राघव के बिना वो सब बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे गियर वही चेंज करते थे, चाहे सीन कितना भी इंटेंस हो। इनके एक हाथ में वॉकी टॉकी, एक हाथ में फोन, उसके बीच में गियर, और डायलॉग भी बोलने हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी ने काफी जी। प्रैंक्स खेले हमारे। कभी कभी मैं क्या करता था, ये गाड़ी चलाती थी तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करती थी। तो ना जैसी फर्स्ट गियर लगाती थी मैं चुपचाप न्यूट्रल लगा देता था ठक करके। इसे हाँ, तो किया ये। एक्सीलेटर चलता है, सोचती यार मैं लगा तो रही हूँ, फिर लगा दी। तो पुराने जमाने की बोलेरोस के गियर होते हैं टाइट, तो वो एक बारी में जाता नहीं है, तो उसको ऐसे न्यूट्रल पे रोक के फिर आगे करना पड़ता है। तो मेरे से अटक गई थी कई बार, तो ये बहुत मजे लिए हैं मेरी गाड़ी के हैंडीकैप से। तो सर जैसे ये जो सीरीज है इसको एक इंटरनेशनल सीरीज की रिमेक बताया जा रहा है, तो सर कितना प्रेशर होता है जब आप, क्योंकि आजकल लोग इंटरनेशनल कंटेंट को भी काफ़ी कंज्यूम करते हैं जी, एडेप्टेशन, तो फिर कितना अपने ऊपर कितना प्रेशर होता है जब आप इसको यहाँ पे पेश कर रहे होते हैं? ये लोग कंपेयर तो करते हैं और इसकी तो इवन कई जगह बन चुकी है। हाँ एक्चुअली, लेकिन उसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो अच्छी कहानियाँ होती हैं वो इंटरनेशनली ट्रैवल करती हैं, वो अपने आप ही घूमती हैं, क्योंकि लोगों को पसंद आती है, और क्योंकि लोगों को पसंद आती है वो उसको अपनी भाषा अपने कल्चर में वो करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग ने जब ये काम शुरू किया एडेप्टेशन का, तो हमने पहले सोचा कि पंजाब में जाके शूट करेंगे, बट किन्हीं वजहों से नहीं हो पाया। एंड समहाउ जैसे 11-11 का मैजिक वो खुद ही हमें कहीं गाइड कर रहा था, तो जब हमने उत्तराखंड जाने की सोची तो हमने वो लिखे हुए 8 एपिसोड फिर से लिखे, क्योंकि हमारी लोकेशन चेंज हो गई थी। तो अब आप ये बताइए कि पंजाब से उत्तराखंड लाने में अगर इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो अगर एक कोरियन सीरीज़ को इंडियन उसमें अडेप्ट करेंगे तो उसमें कितनी मेहनत लगेगी। तो हमने सिर्फ ये देखा कि जो कहानी जिसकी वजह से हमें अच्छी लग रही थी, वो कॉन्सेप्ट, वो जो सटलिटी है कहानी की, उसके जो नुआंसेस हैं वो रहे कहानी में, हमारी कहानी में, लेकिन हम उसको कम्प्लीटली इंडियनाइज कर दें, हमारे चरित्र सही लगे, रिलेटेबल लगे, सच्चे लगे। एंड आई थिंक जब वो लिख के आई और सब लोगों ने पढ़ी, तो उनको लगा कि इसमें कुछ बात है, ये कुछ अलग है, कुछ मिस्टिसिज्म, कुछ मिस्ट्री, और अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। तो मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं लगा। एंड अब जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, या तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग चीज़ें दोनों बहुत अच्छी हैं जी। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सिग्नल इतना अच्छा लगा है तो शायद 11-11 और अच्छा लगे। तो सर जब इसके डायरेक्शन का आपको प्रस्ताव मिला और आपने देखा कि इसके निर्माताओं में इतने बड़े नाम जो खुद भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो शामिल हैं, तो उस टाइम में आपकी क्या फीलिंग्स थी? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। मैंने कहा एक तो ये कॉन्सेप्ट ही मेरे पास लेके आए थे गुनीत और अक्षय, एंड करण एंड अपूर्वा ने बाद में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। तो जब वो लेके आए तो गुनीत के साथ मैंने पगलेट की हुई थी जी। मेरी पिछली फिल्म, तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा था। तो मतलब ये उसमें प्रचलित था कि हमारे सेट पे कोई डिवाइन विल है जो कि सारे काम करती है, तो इतना पॉजिटिव फीलिंग थी। तो जब इतने अच्छे लोग ये कहानी को लेके आए, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े नाम हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो उससे एक तरह का मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि गुनीत जो है वो कंपनी नहीं चलाती, वो घर चलाती है। तो उसके वहाँ सब इट्स अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग। एंड करण हिमसेल्फ बीइंग अ वेरी क्रिएटिव पर्सन,
he understands, you know, the how to protect his creativity, give them space, trust them. तो एक बार उन्होंने आपको काम दे दिया और आप पे एतबार कर लिया तो फिर पूरा एतबार करते हैं और फिर आप वो ये कोशिश करते हैं कि आपके विजन को जिस तरीके से वो सपोर्ट कर सकें वो सपोर्ट करें। तो एक बहुत ही सिक्योर्ड फीलिंग मुझे थी जब when I was working with Thermatics and Sikya। कृतिका, जब आपको इस शो के लिए अप्रोच किया गया तो आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या थी? हम तीनों ने इस शो के लिए ऑडिशन दिए। जी। तो ऑडिशन देते वक्त आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी स्क्रिप्ट उस वक्त आपके पास नहीं होती। तो मुझे जब शुरू में आइडिया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगा कि अरे पुलिस प्रोसीजरल शोज हम देख चुके हैं, एक और बन रहा है, अच्छा ठीक है, ऐसे वाला था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर जो ये मिस्टिकल एंगल है ये हमने अभी तक इंडियन सिनेमा में या OTT पर नहीं देखा है। ऐसा कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट कनेक्ट हो रहे हैं, उनमें एक ये फैंटेसी वाला एक एलिमेंट हो जो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम पास्ट बदल सकते हैं, अगर बदल सकते तो क्या करते। इस शो में वो हो रहा है। वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा थ्रू आउट। और उसके अलावा जो मेरा कैरेक्टर था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इससे पहले भी एक गैंगस्टर का रोल किया था, मुझे पुलिस वाले का रोल करने का मौका मिल रहा था। मैं दोनों टाइमलाइंस में हूँ, तो अलग अलग एज प्ले करना, उसकी पूरी जर्नी प्ले करना। और उसके बाद जब मैं उमेश सर से मिली तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि उनके साथ तो मुझे काम करना ही करना है, और वो मेरे लिए फाइनल मतलब सोने पे सुहागा था। सर आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर मैं इस रोल के लिए, वो होता है ना एक रोल का इंतज़ार होता है आपको ये वो रोल था मेरे लिए, क्योंकि काम मैंने पहले भी करा और मैं हमेशा कॉन्शियस रहा हूँ कि किस चीज़ को मैं हाँ कहता हूँ। बट अब दिल की ख्वाहिश यही होती है ना, अब हर सबके दिमाग में एक फिल्म चल रही है और हम तो एक्टर हैं, तो हम तो हर फिल्म में दिखते हैं और हर फिल्म में मैं तो खुल के कहता हूँ मैं तो हीरो बनना चाहता हूँ। पहली बारी वो हीरो वाला रोल था इस बारी, तो इस रोल का इंतज़ार था सर मेरे को। तो जब मेरे स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने देखा कि ये नाम जुड़े हुए हैं, मेरे तो एक सेकंड में हाँ थी कि ये इस रोल का इंतज़ार था मुझे। ये रिएक्शन था मेरा कि सर फाइनली अब आई इसकी। और सर आपको तो पहले से ही पता होगा मुझे पाप धोने हैं। हाँ मेरा था कि कुछ करना पड़ेगा यार, वरना मतलब चलना मुश्किल हो जाएगा फुटपाथों पे। ये अच्छा, मैंने वही ऑडिशन था जी सर। और इतने अच्छे मेकर्स के साथ और डायरेक्टर के साथ मौका मिल रहा है मुझे। आई मीन हर एक का सपना होगा यार ऐसी स्क्रिप्ट का पार्ट होना। इतनी अच्छी कहानी, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट, तो वो तो इट्स अ एक्टर्स ड्रीम। तो वो तो कोई ऐसा इसमें वो ही नहीं है कि हमने क्या सोचा, हम पे अप्रोच हुआ, हमने क्या, कुछ नहीं करना है। तो सर आप स्पेशली आफ्टर पगलेट, आफ्टर सीइंग दैट एक वो मिल जाता है, अरे यार अब हमारा एक सीढ़ी, हर एक को सीढ़ी धीरे धीरे चढ़नी है ना। तो किल हुई, अब एज अ स्टोरी और एज अ स्क्रीन प्ले के हिसाब से अगर देखें तो इसमें एज अ कैरेक्टर होना तो बहुत अचीवमेंट मानता हूँ मैं अपनी लाइफ में अपना। तो सर आप चोर भी बन गए, पुलिस भी बन गए, अब क्या बन गए? अब बीच का कुछ LIC एजेंट देखता हूँ कहीं तो बीच का कुछ मिल जाए तो नॉर्मल लाइफ जिसकी हो, एक आराम से बंदा मिडिल का घर आ रहा है, वापस खा रहा है, पी रहा है, सो जा रहा है। ये पुलिस भी हो गया एक्सट्रीम, चोर भी हो गया, डकैत अब नॉर्मल कर दो, नॉर्मल CA अब लाइफ बोरिंग कर दो। LIC एजेंट मैडम एक बार सुन तो लीजिए। जीवन बीमा कुछ वैसा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमसे बात करने के आपकी लिए। बात बहुत हो बहुत रही है कुछ शुभकामनाएं। 4-5 इंटरव्यू से पहले जैन जी कुछ बात कर रहे थे मुझसे, जैन जी के बारे में, लेकिन दूसरे जैन जी है ना